वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। इसको हिंदी में नग्नबीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है। हम लोग देख रहे थे जगत पादप। तो जगत पादप का वर्गीकरण में सबसे पहले थैलोफाइटा है ना, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, 3 समूहों को देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे चौथा समूह जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भाग था किसके, पुष्पित पौधों के, है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो अनावृत बीजी है ना या नग्न बीजी जो पौधे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक हम लोग जड़ तना पत्ती से ही इनकी पहचान कर रहे थे कि थैलोफाइटा में क्या हो रहा था कि वहाँ पर जड़ तना पत्ती जैसा कुछ संरचना नहीं था। ब्रायोफाइटा में क्या हुआ कि उससे मिलता जुलता संरचना था। फिर टेरिडोफाइटा में क्या था कि उसमें जड़ तना पत्ती ये तीनों चीज़ थे, लेकिन उनमें बीज नहीं था। अब जैसे आगे बढ़े जिम्नोस्पर्म में, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इस वर्ग के पौधों में, इस वर्ग के पादप या पौधों में, है ना, क्या होगा, जड़ तना पत्ती ये तो पाया ही जाएगा, साथ में क्या पाया जाएगा, बीज भी उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जड़ तना पत्ती के साथ इसमें क्या पाया जा रहा है, बीज पाया जा रहा है। किंतु इसमें क्या होता है कि बीज में आवरण नहीं पाया जाता, है ना। बीज का जो आवरण होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। यानी कि बीज तो रहता है, लेकिन बीज किस प्रकार के रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। उसमें कोई भी जो बाह्य जो आवरण होता है वो नहीं पाया जाता है ना। मतलब ये जो बीज होते हैं वो विकसित प्रकार के नहीं होते हैं। तो हम इसका क्या देख लेते हैं, लक्षण देखते हैं। जिम्नोस्पर्म का जब हम लक्षण देखेंगे तो इसमें सबसे पहला लक्षण ये हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जितने भी पादप आते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, है ना। यानी कि वो बहुत समय तक उपस्थित रहते हैं पृथ्वी पर। तो हम यहाँ पर पहला नंबर डाल के लिख लेते हैं कि इस वर्ग के पादप क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। यानी कि उनकी जो आयु होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होते हैं, मतलब कई सौ साल तक ये जीवित रहते हैं। तो इस वर्ग के पादप बहुवर्षीय होते हैं। अगला लक्षण क्या लिख सकते हैं हम कि ये जो बहुवर्षीय होने के साथ साथ क्या होते हैं, काष्ठीय होते हैं, है ना, काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय वृक्ष है। यानी कि इनमें लकड़ी बहुत अधिक मिलती है। और ये जो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म वर्ग के जितने भी पौधे हैं वो जनरली मरुस्थल वाले जगह पर मिलते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। यानी कि कम पानी वाले स्थान पर भी ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। इनमें संवहन पुल पाया जाता है या संवहन ऊतक, संवहन ऊतक प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइटा में भी संवहन ऊतक था और संवहन ऊतक का नाम भी बताया गया था। आप लोग याद कीजिए संवहन ऊतक कौन कौन से थे, तो क्या क्या था संवहन ऊतक में, जाइलम और क्या था, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। तो 2 क्या थे, ऊतक हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये क्या करते हैं, जाइलम का कार्य मैंने बताया था कि जो जाइलम है वो जमीन के अंदर से यानी कि मृदा से जल और खनिज पदार्थों को पूरे पौधों तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम है वो पत्तियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ को पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इनके कार्य हैं वो आप इसको क्लियर रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, उसमें नर और मादा
दो अलग अलग पौधे होते हैं इसमें। तो इस वर्ग के पादप में नर व मादा दोनों होते हैं। ठीक है। तो इस वर्ग के जो पादप होते हैं उसमें नर और मादा दो अलग अलग पौधे होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, है ना, उसमें दो भागों में ये होते हैं। मादा होता है, मादा पौधा अलग होता है और नर पौधा अलग होता है। तो जैसे कि इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो इस तरीक़ा से आप मादा पौधा और नर पौधा को देखेंगे तो आप आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि जो नर पौधे होते हैं, है ना, उसमें क्या पाया जाता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें क्या है, एक गोला है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है। ठीक है, या इसको स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शंकु कहा जाता है। तो शंकु किस में पाया जाता है, तो नर में पाया जाता है ना। ये क्या है, नर है और ये है मादा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें बीज जो रहते हैं उसमें बीज आवरण नहीं पाया जाता है। तो इनमें जो बीज बनता है वो किस में बनता है, तो वह बनता है पर्णवृंत में। ठीक है, यानी कि पत्तियों का जो एक समूह होता है, रूपांतरित समूह, वहाँ पर बीज का निर्माण होता है। तो जो मादा होते हैं उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है, ये वाला जो संरचना है गोला वाला बीच में, उसको कहा जाता है गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो मादा में क्या उपस्थित होता है, मादा में होता है गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण पाया जाता है। ठीक है, ये संरचना क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण है। इस गुरु बीजाणु पर्ण मतलब ये जो मादा पौधे होते हैं वो गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण करते हैं, जिसमें गुरु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। गुरु बीजाणु धानी, इस गुरु बीजाणु धानी में ही गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद यदि हम नर का बात करेंगे तो नर में क्या पाया जाता है, शंकु पाया जाता है ना, शंकु पाया जाता है। इसी शंकु में क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। इस लघु बीजाणु पर्ण में क्या बनते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में क्या उपस्थित होता है, तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु होता है। ठीक है, इसको पराग कण भी कहा जाता है। और ये क्या है, बीजाणु होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मेगा स्पोरोपाइल, है ना, मेगा स्पोरोपाइल और मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोर। उसी तरीके से इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, माइक्रो स्पोरोपाइल और माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या उपस्थित होते हैं, माइक्रोस्पोर यानी कि पराग कण। ये क्या है, नर युग्मक है, नर युग्मक। और गुरु बीजाणु क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो इस तरीका से इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनके गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी तरीके से लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु बनते हैं। तो ये हो गया उनके प्रजनन अंग। अब यदि हम इसमें कुछ और देखते हैं कि ये बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म का। ये किसका पौधा है, तो ये साइकस का पौधा है ना। तो इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं साइकस, पाइनस, और क्या लिख सकते हैं, विलियमसोनिया, विलियमसोनिया। तो इस तरीक़ा से ये क्या है, जिंको, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं। जो सोनिया है वो क्या है, जीवाश्म के रूप में भी इसकी खोज की गई है।
अब हम यदि यहाँ पर देखेंगे कि अनावृत बीजी यानी कि नग्न बीजी पादप में सबसे लंबा पौधा कौन होता है करके, है ना। तो नग्न बीजी के अंतर्गत सबसे लंबा पौधा का नाम है सिकोया सेम्परवाइरेंस, ठीक है, सिकोया सेम्परवाइरेंस। ये क्या है, अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत सबसे लंबा पौधा है। ये अभी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, कैलिफोर्निया में, है ना, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कैलिफोर्निया में क्या है, रेडवुड पार्क है। क्या है, रेडवुड पार्क, जहाँ पर इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जनरली बहुत कम मिलते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा पौधा कौन है, तो आप इसको याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म के जितने भी पादप हैं उसमें ओवरी एब्सेंट होता है, यानी कि अंडाशय नहीं पाया जाता है, और इनमें फल का भी निर्माण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, इनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता, जिससे इनमें क्या होता है, भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है ना। इसलिए इनमें फल भी नहीं बन पाते हैं। जब बीज ही नहीं है तो फल कहाँ से बनेंगे। तो इस तरीक़ा से ये क्या था, जिम्नोस्पर्म है। अब हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है, आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे, है ना। इससे पहले तक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पढ़े थे, अब हम लोग देख रहे हैं आवृत बीजी। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती, विकसित बीज, फल, फूल सभी पाए जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि आवृत बीजी पौधे क्या हैं, तो जितने भी पुष्प धारण करने वाले पौधे होते हैं, है ना, क्या चीज़, पुष्प धारण करने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको आवृत बीजी समूह में रखा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आवृत बीजी पुष्प धारण करने वाले पौधों का समूह है ना। तो जितने भी पौधे हैं जिनमें क्या है, पुष्प खिलते हैं या वो पुष्प धारण करते हैं, उन सभी पौधों को आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत रखा गया है। इनमें बीज का निर्माण होता है ना। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, ये सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है। तो जो बीज है वो किसके अंदर विकसित होते हैं, तो फल, यानी कि जो फल होते हैं वो चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, बीज को घेर के रखते हैं, यानी कि यहाँ पर बीज में आवरण भी पाया जाता है ना, मतलब विकसित बीज पाया जाता है। तो जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट होता है, बीज कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर होता है। इसमें फूल भी होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इसमें फूल भी पाया जाता है। और फूल क्या होगा, तो जिन पौधों में फूल पाया जाता है यानी कि यह पौधों का प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लक्षण लिखेंगे, इसका लक्षण देखते हैं। लक्षण, तो लक्षण में हम क्या लिख सकते हैं कि ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो ये पादप सर्वव्यापी होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि इनमें जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल, फल सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक विकसित पादप होता है ना। कहा जाए
तो ये क्या है, एक पूरी तरीका से विकसित पादप है जिसमें जड़, तना, पत्ती, बीज, फल, फूल सभी पाए जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि इसमें जो प्रजनन अंग होता है, आवृतबीजी जितने भी पौधे हैं उनमें प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो इनका प्रजनन अंग होता है पुष्प, यानी कि फूल होता है। तो संवहन तंत्र इसमें पूरा प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर हम पुष्प को देख रहे हैं, तो यदि हम पुष्प का एक संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पुष्प का यदि हम एक संरचना बनाते हैं, इस तरीके से क्या है, ये एक पुष्प है। तो इसमें का यदि हम अंग को देखते हैं, तो पुष्प में 4 मुख्य आवश्यक अंग होते हैं, यानी कि जो पुष्प होता है वो 4 चक्रों में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे तो ये क्या होता है, दल, क्या है ये, दल, यानी कि पेटल, पेटल है ये जो बाहर की साइड होता है, देखना आप पुष्प का यदि देख रहे होंगे अपने पास में रख भी सकते हैं इसको पढ़ते समय। तो पुष्प में सबसे बाहर में ग्रीन कलर के जो पत्ते दिखाई देते हैं, है ना, उसको कहा जाता है बाह्य दल। और जो कलर वाली पत्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। उसके बाद ये क्या है, तो ये है पुमंग, क्या है ये, पुमंग। और ये क्या चीज है, ये है जयांग। तो इस प्रकार से एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। इन चारों चक्र से मिलकर एक पुष्प पूर्ण होता है। इसमें से 2 आवश्यक चक्र होते हैं, तो वह आवश्यक चक्र है जयांग और पुमंग। जो पुमंग होता है यह नर भाग है, पुष्प का क्या है, ये नर भाग है, और जयांग क्या है, मादा भाग है। जयांग क्या है, यह पुष्प का मादा भाग होता है, पुमंग पुमंग का नर भाग होता है। उसके बाद इसी जयांग में क्या होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं, है ना, क्या उपस्थित होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं इस तरीके से, जिस पर क्या होते हैं, बीज का निर्माण होता है। तो ये जो आपको फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, अंडाशय, क्या है ये फूला हुआ संरचना क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर में बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर में क्या होता है, भ्रूण पोष होता है, जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरीका से ये क्या है, एक फ्लावर है ना। तो आपको सिर्फ इसमें ये यहाँ पर देखना है, आप फ्लावर को 12वीं क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको जानकारी के लिए आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 चक्र होते हैं, कौन कौन सा, बाह्य दल, दल, पुमंग और जयांग। इनमें से आवश्यक चक्र कौन सा होता है, जयांग और पुमंग। पुमंग क्या है, नर भाग है, जयांग क्या है, पुष्प का मादा भाग होता है। इस नर भाग में, ठीक है, पराग कण का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक बनते हैं, और इस जयांग में क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। तो यहाँ पर जो पुमंग होता है, क्या होता है, पुमंग, यानी कि पुमंग क्या है, नर भाग है, वो 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक होता है पराग कोश और पुतंतु। पुमंग 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। अब डायग्राम में मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इस तरीके से दिख रहा है ये वाला भाग। तो ये क्या है, पराग कोश है, और ये जो आपको तंतु दिख रहा है उसको बोला जाता है पुतंतु या फिलामेंट्स। उसके बाद जयांग को देखेंगे हम, ये दोनों क्या है, आवश्यक चक्र हैं। तो जयांग जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वर्तिकाग्र, पहला क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद
उसके बाद होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है अंडाशय। यदि हम इसका डायग्राम देखेंगे, ये बीच वाला ही भाग को यहाँ पर बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिका है, और ये अंडाशय है। अंडाशय में बीज का निर्माण होता है। वर्तिकाग्र क्या करता है, जब पराग से परागकण निकलते हैं, इस क्रिया को परागण कहा जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद ये वर्तिका से होते हुए कहाँ आते हैं, अंडाशय में आते हैं, और यहाँ पर निषेचन की क्रिया के पश्चात बीज का निर्माण होता है ना। तो इस तरीका से था यह पुष्प का भाग। आवृतबीजी पौधों का एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जितने भी फूल वाले हैं, जैसे कि आम, जामुन, पपीता, जितने भी फल फूल वाले जितने भी पादप हैं वो सब आते हैं आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत। सरसों, और क्या आ जाएगा, बहुत सारे हैं, है ना। तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको जनरली जो याद आता है वो सब आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जितने भी पुष्प धारण करने वाले पौधे हैं उन सभी को आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत रखा गया है। आवृतबीजी पौधों का प्रजनन अंग पुष्प होता है। पुष्प 4 चक्रों से मिलकर बना होता है, बाह्य दल, दल, पुमंग और जयांग। इसमें से जयांग और पुमंग क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं। इस वर्ग के पौधों में विकसित बीज पाया जाता है, और बीज जो है वो फल के अंदर विकसित होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चौथा लक्षण करके कि इनमें जो पोषण होता है, इस प्रकार के पौधों में जो पोषण होता है, तो यह स्वपोषी, विषमपोषी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीक़े से अनावृतबीजी और आवृतबीजी, इन दोनों का अंतर भी पूछा जाता है। तो आप दोनों को पढ़ने के बाद इसका अंतर आराम से बना सकते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उसमें पुष्प एब्सेंट है, लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड फ्लावर पाया जाता है। उनमें बीजांड नग्न होते हैं, है ना। यहाँ पर बीजांड विकसित होता है। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर अंडाशय पाया जाता है। और क्या लिख सकते हैं हम कि उसमें परागण की क्रिया नहीं होती। भाई जब पुष्प ही नहीं है तो परागण की क्रिया भी नहीं होगी। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंतर्गत क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, जिसके पश्चात बीज का निर्माण होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम कि जो जिम्नोस्पर्म थे उसमें जनन अंग शंकु में उत्पन्न होते थे, ठीक है। और इसमें जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। तो इस तरीके से आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अंतर भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। उसके बाद हम इस आवृतबीजी का और भी बहुत सारे भाग हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।